पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चंचल के साथ किया गया अपना बर्ताव याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि किसी को बेवजह जलील करो तो कैसा लगता है। अब अंदर ही बैठी रहेगी या बाहर भी आएगी। ओम महारानी जल्दी जल्दी हाथ चला। रेखा की आवाज उसकी कानों में पड़ी पर तनु को कोई होश नहीं था। वो तो ये सोच रही थी कि वो जब चंचल के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी तो उसे कितना बुरा लगता होगा। दूसरी तरफ चंचल नहाकर रेडी हो गई थी। सम्राट नाश्ते की टेबल पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। तभी चंचल बाहर आती है। पीच कलर का चूड़ीदार ड्रेस, उस पर मेहरून कलर का नेट का दुपट्टा, गिले खुले बाल, आंखों में काजल, होठों पर डार्क पिंक लिपस्टिक, मांग में सिंदूर। बेहद खूबसूरत लग रही थी वो, इतना कि सम्राट तो अपना होश खो बैठा था। वो बस उसे ही देखे जा रहा था, इस बात से अनजान कि उसके पास शोभा जी बैठी है और उसे ही देख रही है। चंचल आकर शोभा जी का आशीर्वाद लेती है और सम्राट के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। सम्राट अभी भी उसे ही देख रहा था। शोभा जी के होठों पर मंद मंद मुस्कान तैर जाती है। चंचल नजर उठाकर सम्राट की तरफ देखती है जो कि अभी भी उसे ही देख रहा था। चंचल की नजरें शोभा जी पर जाती है तो शर्म के मारे नजरें झुक जाती है उसकी। शोभा जी गला साफ करने का नाटक करती है जिससे सम्राट होश में आता है और शोभा जी को देखकर वह भी झेप जाता है और तुरंत अपना गर्दन झुकाकर नाश्ता करने लगता है। बेचारी चंचल से तो खाया भी नहीं जा रहा था। खैर, किसी तरह वो अपना नाश्ता खत्म करते हैं। इसके बाद सम्राट ऑफिस चला जाता है। यहाँ रोहन उठ गया था, वह भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया था। एक बार भी उसे तनु का ख्याल नहीं आया। आता भी कैसे, क्योंकि वह तो उसे कुछ मानता ही नहीं था, और मानता भी कैसे क्योंकि अभी तो उसके दिल और दिमाग में बस आरोही बसी हुई थी। वह भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। गाड़ी में बैठ वो किसी को फोन करते हुए बोला, हाँ सुमेर का कुछ पता चला? कोई खबर? मुझे उसकी पिछले दिनों की सारी जानकारी चाहिए और जल्दी चाहिए। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। अगर आरोही की यह हालत करने वाला सच में तू है ना सुमेर, तो तू सोच भी नहीं सकता कि तेरा मैं क्या हाल करूंगा। ये कहता हुआ गुस्से से उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस जाते हैं। काफी देर हो गई, तनु अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। रेखा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो फिर से उसके कमरे में जाती है। तनु सोफे पर बैठी अपनी साड़ी सुखा रही थी जिस पर रेखा ने पानी डाल दिया था और उसके पास दूसरे कपड़े भी नहीं थे। दंदनाती हुई रेखा उसके पास जाती है और उस पर बरसते हुए बोली, तूने सुना नहीं मैंने तुझे क्या कहा? चल खड़ी हो और काम कर। नौकरानी नहीं हूं मैं तुम्हारी जो तुम मुझ पर हुक्म चला रही हो। तनु ने भी तपाक से जवाब दिया। तभी चटाक करके एक चांटा उसके मुंह पर पड़ता है जो कि रेखा ने मारा था। उसने इतनी जोर से मारा था कि तनु का गोरा गाल लाल हो गया। अगले ही पल रेखा उसका हाथ मोड़ते हुए बोली, तेरा वह भिखारी पति नौकर से ज्यादा कुछ नहीं है इस घर में। इस घर में रहना है तो नौकरानी बनकर ही रहना होगा, वरना अभी के अभी निकल मेरे घर से, और अगर नहीं निकल सकती तो उठकर काम कर। यह कहते हुए वो मजबूती से उसका हाथ पकड़ती है और लगभग किचन में ले जाकर उसे अंदर की तरफ धक्का देते हुए बोली, नाश्ता बना मेरे लिए जल्दी से। वो उसे इतनी जोर से धक्का देती है कि उसका सिर दीवार से जाकर लगता है और माथे से हल्का सा खून बहने लगता है। उसकी आह निकल जाती है। तभी रेखा का फोन आता है और वहां से वह चली जाती है। जितना तनु ने सोचा था उतना आसान नहीं था सुमेर से बदला लेना, पर अब इतना आगे बढ़कर वह पीछे भी हट नहीं सकती थी। लेकिन एक बात थी, आज वो खुद अपनी नजरों में गिर गई थी। उसे याद आता है कि ऐसे ही बेवजह करुणा जी और तनु की मां चंचल पर हाथ उठाती थी, और एक दो बार तो तनु ने भी उसे चांटा मार दिया था, और आज वही सब उसके साथ हो रहा है। उसके आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ जाते हैं। जो मैंने चंचल के साथ किया था वही आज सब मेरे साथ हो रहा है। इतनी गिरी हुई थी मैं, सच में जब खुद पर गुजरती है तब पता चलता है। पर मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि अगर मुझे इस घर में रहना है तो इस औरत की बात माननी होगी, तभी जाकर मेरा बदला पूरा होगा। और सुमेर को मारे बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगी, पर इसका मतलब यह नहीं कि इस औरत को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। जाने से पहले इसे भी ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जो इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। मन ही मन वो ये सब सोचते हुए नाश्ता बनाने लगती है। दोपहर का समय है। शोभा किसी काम से बाहर गई हुई थी। चंचल बाहर गार्डन में बैठी थी। आरोही अपने कमरे में सो रही थी। समीर चंचल के पास आकर बैठते हुए बोला, क्या बात है, तू परेशान लग रही है, सब ठीक है ना? तभी उसी वक्त आरती जी वहां पर आती है और चंचल के पास बैठते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं भी कितने दिनों से देख रही हूं तो खुश नहीं है। क्या बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है, हमें नहीं बताएगी? वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है। चंचल एक गहरी सांस लेकर बोली, पता नहीं आंटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये शादी
ऐसे अचानक से मैं इस रिश्ते की शुरुआत नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सम्राट ने ये शादी मजबूरी में की है, पर कभी कभी लगता है कि नहीं, मजबूरी नहीं है, उनकी चाहत है ये। मैं उलझ गई हूँ। वो अपना सर पकड़ते हुए बोलती है, तू इतनी समझदार होकर भी पागल कैसे हो सकती है चंचल? समीर ने कहा। चंचल उसकी तरफ हैरानी से देखती है, जैसे पूछ रही हो मतलब। साफ दिखता है सम्राट की आंखों में कि वह कितना प्यार करता है तुझे, और अगर तेरी बात बड़ी की जाए तो उसने ये शादी मजबूरी में की है तो किसके लिए की है? तेरे लिए ही ना, ताकि तुझ पर कोई उंगली ना उठाए, वरना अपनी तो उसे परवाह है ही नहीं। कोई उसके बारे में कुछ भी बोले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि कोई तुझे कुछ ना कहे, ये प्यार नहीं तो और क्या है? वह चंचल को समझाते हुए बोलता है। आरती जी ने कहा, हाँ बेटा, और अगर उसे तुझसे कोई मतलब नहीं होता तो वह पड़े रहने देता तुझे घर के किसी कोने में, पर नहीं, वह तुझे हर जगह अपने साथ लेकर जा रहा है। अपने मान सम्मान से पहले तेरे मान सम्मान का ख्याल रख रहा है। मैंने देखा है कितनी कोशिश करता है वह तेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने के लिए, और तू उस पर विश्वास नहीं कर पा रही है। उन दोनों की बातें चंचल को सोचने पर मजबूर कर देती है। पीछे खड़ी शोभा जी उनकी बातें सुन चुकी थी। वह भी चंचल के पास आते हुए बोली, हाँ चंचल, मैंने पहली बार सम्राट की आंखों में किसी के लिए प्यार देखा है, और वो तुम हो बेटा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आई कि सम्राट ने तुमसे मजबूरी में शादी की है। अगर तुम्हारा मतलब ईशा से है तो बेटा, कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता। सम्राट जो भी करता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, इसलिए कह रही हूं, ये बेकार की बातें छोड़ो और अपने रिश्ते की शुरुआत करो। ये बात याद रखो कि तुम उससे प्यार करती हो और वह तुमसे प्यार करता है, और कोई तीसरा तुम दोनों के बीच ना आ पाए। शोभा जी की बातें चंचल के दिल और दिमाग में घर कर जाती है। उसके चेहरे से उदासी छट जाती है और एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है कि सम्राट सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता है, तभी तो उसे मनाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। वह आगे बढ़कर शोभा जी के गले लग जाती है, जैसे शुक्रिया कर रही हो। हाँ, बस यह मुस्कुराहट खो गई थी कहीं तेरी, अब इसे खोने मत देना। चंचल मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाती है। उनको मीठे में क्या पसंद है बड़ी माँ? वो शर्माते हुए पूछती है। तू तो उसके लिए कुछ भी बना दे, वो खा ही लेगा। वो उसे छेड़ते हुए बोलती है, वैसे उसे खीर पसंद है। चंचल लग जाती है आज सम्राट की पसंद का खाना बनाने के लिए। उसने आज सोच लिया था कि अपने पता नहीं का जवाब आज सम्राट को देकर ही रहेगी। उसका दिल कर रहा था कि यह वक्त जल्दी से कट जाए और सम्राट जल्दी से घर आ जाए। उधर सम्राट ऑफिस में था। रोहन उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था, किसी फाइल में उलझा हुआ था। सम्राट एकदम से पूछता है, तनु कैसी है? वो उसके चेहरे पर नजर टिकाते हुए बोलता है, लेकिन रोहन के दिमाग में तो दूर दूर तक तनु थी ही नहीं, या यूं कहे कि उसे तो उसके बारे में याद भी नहीं था। कौन तनु सर? वो फाइल में उलझा हुआ ही बोलता है, पर फिर उसे एकदम से एहसास होता है कि उसने ये क्या बोल दिया। वह एकदम से सम्राट की तरफ देखता है। सम्राट उसकी तरफ देखकर बेहद आराम से बोला, ये सब क्या है रोहन? कल तुम्हारी शादी हुई है तनु से, और आज तुम्हें यह भी याद नहीं कि तनु कौन है? इसका मतलब तुम उसके साथ नहीं थे, है ना? रोहन सम्राट से नजर चुराते हुए बोला, जी सर, जो भी हुआ मैं उसके लिए तैयार नहीं था। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतना कहकर वो खामोश हो जाता है। सम्राट उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था। इस वक्त वो चुप रहना ही बेहतर समझता है। वो समझ जाता है कि अगर इस वक्त उसने रोहन को कुछ कहा तो वो उस पर थोपना हो जाएगा। सम्राट चाहता था कि रोहन को खुद एहसास हो, दिल से एहसास हो, इसके बाद वो कुछ नहीं बोलता। उधर चंचल भी लगी हुई थी खुशी खुशी किचन में। यह वक्त मानो उसके लिए थम गया हो। खैर, दिन बीत जाता है और रात होती है। सम्राट घर आता है। उसकी नजरें ढूंढ रही थी चंचल को। चंचल किचन में थी। उसे पता चल गया था कि सम्राट घर आ चुका है। वो जल्दी से खीर कटोरी में निकालती है। सम्राट पहले अपने कमरे में जाता है, फ्रेश होने लगता है और हाथ मुंह धोकर बाहर आता है, चेंज करने लगता है। तभी चंचल खीर लेकर कमरे में जाती है। सम्राट जो कपड़े पहन रहा था तभी उसका फोन रिंग करता है और वो जल्दी में स्पीकर पर डाल देता है। हेलो हेलो जान, मुझे भूले तो नहीं? ये ईशा की आवाज थी। चंचल जो कि इस वक्त अंदर जा रही थी, उसके कान में ईशा की आवाज पड़ती है। वो अपने कदम वहीं रोक लेती है। सम्राट का चेहरा दूसरी तरफ था। उसे चंचल के आने का पता नहीं चलता। ईशा की आवाज सुनकर सम्राट के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। उसे वही पल याद आ जाता है जब उसने चंचल पर हमला करवाया था, और उस दिन चंचल बाल बाल बची थी। बस इतना काफी था सम्राट के गुस्से को हवा देने के लिए। तुम्हें कौन भूल सकता है ईशा? सम्राट अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोलता है। ईशा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है।
सम्राट, आई मिस्ड यू सो मच माई लव। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी शादी के बाद तुम मुझे भूल ही जाओगे। सम्राट, मुझे तुमसे मिलना है अभी। उस रात जो हमारे बीच नहीं हो पाया वो आज पूरा हो जाए तो। उसने शातिर मुस्कान के साथ कहा। सम्राट के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। क्यों नहीं, अधूरा काम पूरा करना किसे अच्छा नहीं लगता। मैं भी इस पल का कब से इंतजार कर रहा था कि जो उस रात नहीं हो पाया वो अब पूरा हो जाए। इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। पीछे खड़ी चंचल सब सुन चुकी थी। इससे पहले कि सम्राट उसे देखता वो तुरंत दीवार के पीछे छिप जाती है। गुस्से से भरा हुआ सम्राट घर से निकल जाता है, इस बात से अनजान कि चंचल उसकी और ईशा की सारी बातें सुन चुकी है। उधर ईशा गुस्से से अपने आप से, इंतजार तो मैं तुम्हारा बेसब्री से कर रही हूं सम्राट पर रात गुजारने के लिए नहीं बल्कि तेरा खून करने के लिए। आज पता चलेगा तुझे ईशा को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। मेरे प्यार को ठुकराया है तूने, ईशा के प्यार को, उस बहन जी को चुनकर। तुम भूल गए जो ईशा का है ईशा उसे किसी और का नहीं होने देती। तुम आ तो रहे हो सम्राट पर जिंदा वापस नहीं जाओगे और यही सजा होगी उस चंचल की। वो जिंदा रहकर पूरी जिंदगी तड़पेगी तुम्हारे बिना, तब उसे पता चलेगा कि किसी का प्यार छीनते हैं तो कैसा लगता है। उधर सम्राट बेहद गुस्से से गाड़ी चला रहा था। गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो आंखों से ही ईशा को भस्म कर देगा। मैं आ तो रहा हूं ईशा पर तेरा अंत करने। आज पता चलेगा तुझे कि सम्राट के प्यार को नुकसान पहुंचाने वाले का मैं क्या हालत करता हूं। वैसे तो मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, पर जो हाथ मेरी चंचल को नुकसान पहुंचाने के लिए उठे उन्हें छोड़ता भी नहीं हूं। फिर चाहे वो कोई भी हो। गुस्से से बोलता हुआ वो तेजी से गाड़ी चला रहा था और अगले भी पल उसकी गाड़ी शहर से दूर एक बंगले के सामने आकर रुकती है। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अंदर जाता है। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, बस कहीं कहीं मोमबत्तियां जल रही थी। ऊपर कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी। सम्राट सीधा ऊपर चला जाता है, सामने बने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। सामने ही ईशा ब्लैक कलर के बेहद छोटे कपड़ों में किसी महारानी की तरह सोफे पर बैठी वाइन पी रही थी। कपड़ों के नाम पर सिर्फ उसने टू पीस पहन रखा था, बाल खोल रखे थे। आओ जान आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। ये कहते हुए वो सम्राट के बेहद करीब आती है और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए, आज की रात बड़ी हसीन है, मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहती। ये कहते हुए वो सम्राट के बटन खोलने लगती है। सम्राट की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। वो उसे बालों से पकड़कर खुद से अलग करता है। इतनी भी जल्दी क्या है। अगले ही पल ईशा उसे पीछे बिस्तर पर धक्का देती है और खुद उसके ऊपर बैठते हुए बोली, जल्दी है जान, बहुत वक्त के बाद ये रात आई है जिसमें तुम मेरे हो जाओगे, सिर्फ मेरे। ये कहते हुए उसके शर्ट निकालकर एक तरफ फेंक देती है और अपने होंठ उसके सीने पर रखने लगती है। इससे पहले कि उसके होंठ सम्राट के सीने से टकराते, सम्राट उसे बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, यह हक सिर्फ मेरी पत्नी का है, मेरी चंचल का है, शो डोंट डू दिस। ये कहता हुआ वो उसे दूर धकेलता है। ईशा दूर जाकर गिरती है। अगले ही पल सम्राट अपने पैंट की जेब में छुपाकर रखी गन निकालने लगता है, पर यह क्या, गन तो उसके पास है ही नहीं। उसे याद आता है कि जब उसने कपड़े चेंज किया था तो गन वही निकालकर टेबल पर रख दी और फिर जल्दी में वो गन लेना भूल गया। पर वो इस बात को नजरअंदाज करते हुए जैसे ही खड़ा होता है तो ईशा उसके माथे पर अपनी गन पॉइंट करते हुए बोली, गेम ओवर मिस्टर सम्राट, तुम मेरे नहीं तो किसी के भी नहीं। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और चंचल अंदर आती है। सामने का नजारा देखकर उसका दिल दहल जाता है। ईशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा है तू भी यहाँ आ गई, अब अपने आंखों के सामने मरते हुए देख अपने सम्राट को। ये कहते हुए वह अपने हाथ में पकड़ी हुई गन का ट्रिगर दबाने लगती है। चंचल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं, वो चिल्ला पड़ती है और अपने हाथ में पकड़ी सम्राट की गन से ईशा के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला देता है और तब तक चलती रहती है जब तक वह मर नहीं गई। ये देखकर सम्राट हैरान रह जाता है। चंचल ईशा पर गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ रही थी और ईशा एक कोने में पड़ी थी। उसका पूरा शरीर छलनी हो गया था। पूरे कमरे में खून ही खून फैला हुआ था, यहां तक कि उसके खून के छींटे चंचल और सम्राट के चेहरे पर भी पड़ गए थे। बावजूद इसके चंचल रुक नहीं रही थी जब तक उसे तसल्ली नहीं हो जाती कि ईशा मर चुकी है। उसकी आंखें लाल हो गई थी। साफ पता चल रहा था कि वह कितने गुस्से में है। सम्राट ने उसे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। आज तो चंचल ने गन उठा ली और मौत के घाट उतार दिया ईशा को। चंचल एकटक ईशा को देख रही थी जो इस दुनिया से जा चुकी थी। एकदम से चंचल की सांसें तेज चलने लगती है। गन उसके हाथ से गिर जाती है। उसे अब एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। जिस हाथ से उसने गन पकड़ी हुई थी वह हाथ कांपने लगता है।
सम्राट उसकी हालत समझ जाता है। वो झट से उसके पास जाता है, उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर अपने सीने से लगा लेता है ताकि चंचल ईशा को ना देख पाए। चंचल भी कसकर उसे पकड़ लेती है और अपना चेहरा उसके सीने में छुपाकर कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके सांसें अभी भी तेज चल रही थी, इतनी तेज कि उसकी गर्म सांसें सम्राट को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। वो कसकर उसे अपने आप में समाते हुए बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। ये लड़की इसी के लायक थी। यह कहता हुआ वो उसे अपने सीने से लगा लेता है। कमरे से बाहर ले जाता है चंचल को। चंचल भी एक पल के लिए उसे नहीं छोड़ती। चलते चलते सम्राट अपने शर्ट उठा लेता है। सम्राट उसे लगातार शांत करने की कोशिश कर रहा था। तुम यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। ये कहता हुआ वो उसे सोफे पर बिठा देता है। खुद उसके लिए पानी लेने के लिए जाने लगता है। चंचल एकदम से उसे पीछे से बाहों में भर लेती है, अपना चेहरा उसके पीठ से सटाकर सुबकने लगती है। उसके आंसू सीधा सम्राट के दिल पर गिर रहे थे, जो काफी था उसे बेचैन करने को। अगले ही पल वो पीछे पलटता है और उसे अपनी गोद में उठाकर घर से बाहर निकल जाता है। चंचल किसी छोटे बच्चे की तरह उसके सीने से लगी हुई थी। सम्राट अपने कार के पास जाता है और बेहद आराम से उसे सीट पर बैठा देता है और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। इस बीच दोनों में खामोशी ही रहती है। वह अपने शर्ट पहनता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और तेजी से उस फार्म हाउस से दूर निकल जाता है। अपनी पैंट की जेब में से एक रिमोट निकालकर एक बटन दबा देता है और बटन दबाते ही फार्म हाउस में एक बड़ा सा धमाका होता है और कुछ भी पल में वो पूरा फार्म हाउस जलकर राख हो जाता है और साथ ही ईशा की लाश भी। चंचल भी बिल्कुल खामोश थी। उसकी नजर गाड़ी में लगे मिरर पर जाती है। वह अपना चेहरा देखती है जिस पर खून लगा हुआ था। सम्राट उसकी सारी हरकतें देख रहा था और समझ भी रहा था। वो बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर गाड़ी के गियर पर रख लेता है और उसके हाथ पर मजबूती से अपना हाथ रख देता है, जैसा कह रहा हो कि मैं हूं ना। चंचल एक बार उसकी तरफ देखती है, फिर बिना कुछ बोले अपना सिर उसके कंधे पर टिका देती है और कसकर उसकी बाजू पकड़ लेती है। दोनों कुछ ना बोलकर भी बहुत कुछ बोल चुके थे। सम्राट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो हौले से उसके बालों को चूम लेता है। चंचल की आंखें खुद व खुद बंद हो जाती है। रात गहरा हो गई थी, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। सन्नाटे के हवा से बातें करते हुए सम्राट की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। चंचल के आंखें अभी भी बंद थी। बंद आंखों से भी उसे वही सब दिखाई दे रहा था कि कैसे ईशा ने सम्राट के माथे पर गन पॉइंट की थी। वो बस ट्रिगर दबाने ही वाली थी। अगर जरा सा भी देर हो जाती तो क्या होता। वो सम्राट को खो देती। सम्राट को खोने का ख्याल उसे अंदर तक हिला जाता है। डर जाती है वो फिर से वही मंजर याद आने से। वो अपना चेहरा उठाकर सम्राट की तरफ देखती है। सम्राट भी उसकी तरफ देखता है। चंचल उसे बहुत गुस्से से घूर रही थी और अगले ही पल उस पर बरसते हुए बोली, तुम में जरा सी भी अकल नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। सम्राट को इसकी उम्मीद नहीं थी। वह एकदम से गाड़ी में ब्रेक मारता है और हैरानी से चंचल की तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि मैंने क्या किया। ऐसे क्या देख रहे हो, बड़े डॉन बने फिरते हो, अपनी गन का होश नहीं रहता तुम्हें। उस चुड़ैल का फोन आ गया और दौड़ पड़े उससे मिलने। ये भी नहीं देखा कि पास में गन है या नहीं। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आती तो। चंचल बस बोले जा रही थी, या यूं कहे कि यह उसका सम्राट के लिए प्यार था जो कि अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था। सम्राट ने उसे कभी इतना बोलते हुए देखा ही नहीं था और आज चंचल का ये रूप, उसका ये गुस्सा, उफ, जान ले रहा था सम्राट का। वो बस एक टक उसे ही निहारे जा रहा था, जैसे यकीन करना चाहता हो कि क्या यह वही चंचल है। अब ऐसे क्या देख रहे हो, जवाब दो मेरी बात का। अगर मैं टाइम से नहीं आती तो। सम्राट ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो क्या इज्जत लुट जाती मेरी, और क्या। ये सुनते ही चंचल को वो पल याद आ जाता है जब ईशा ने सम्राट से चिपकने की कोशिश कर रही थी, जो काफी था उसका दिमाग गर्म करने के लिए। सम्राट मंद मंद मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। चंचल एकदम से उसे कॉलर से पकड़कर अपने करीब करते हुए, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम्हारी तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा ना तो उसका भी वही हाल करूंगी जो आज उस ईशा का किया है, समझे तुम। चंचल को एहसास ही नहीं था कि वो सम्राट के साथ रहते रहते उसकी भाषा बोलने लग गई। वो अभी भी अपनी जुनून भरी नजरों से सम्राट को देख रही थी। समझ गया मेरी शेरनी, अच्छे से समझ गया। ये कहता हुआ वो उसे अपनी बाहों में भींच लेता है और उसके खुले बालों को कान के पीछे करते हुए अपने होठ उसके कान के पास ले जाकर बोला, तो तुम्हें तुम्हारा पता नहीं का पता चल ही गया। लगभग वह अपने होंठ उसके कान से छुआते हुए बोलता है। चंचल सिहर उठती है और फिर से उसके हाथ सम्राट के कॉलर पर कस जाते हैं। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है।
सम्राट एक झटके में उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे अपने बेहद करीब करते हुए कहा, आज कह भी दो कान तरस गए हैं ये सुनने के लिए। हमेशा की तरह वह अपने शर्द आवाज में बोलता है। चंचल एक नजर उसकी तरफ देखती है, फिर शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है। बोलो ना। सम्राट उसके खुले बालों को एक तरफ कंधे पर करता है और अपने होठ उसकी सुराही जैसी लंबी गर्दन पर रखकर चूम लेता है। चंचल एकदम से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हाँ मुझे मेरे पता नहीं का जवाब मिल गया है, आई लव यू। हाँ प्यार हो गया है तुमसे और बेहद हो गया है। ये कहते हुए वह उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए नफरत भरी मोहब्बत कहानी पर।